नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूथ बुक से सुपर टेट जूनियर भर्ती सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक साइंस के पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सिलेबस के हिसाब से जूनियर एडेड भर्ती सिलेबस के अनुसार से पार्ट ए पढ़ेंगे, रेशे एवं वस्त्र। रेशों से वस्त्रों की प्रक्रिया पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने मेरा साइंस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से निर्मित पतले तंतु को रेशा कहते हैं। यह कपास, जूट, फ्लैक्स, नारियल, ऊन, रेशम, कागज, पेड़ों की छाल, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक तथा अन्य सामग्रियों से निर्मित हो सकते हैं। साधारणतः पतले तंतु को ही रेशा कहा जाता है। इन रेशों का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। तो हम अब क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशाओं में कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो देख लीजिएगा, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान। अब यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन सा सही है। देखिए, तो रेयान है एक कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशम रेयान आंसर होगा इसका। कृत्रिम रेशम डी नंबर होगा। आपको लग रहा है एक्रिलिक, लेकिन ये एक्रिलिक गलत है। यहाँ पर ये वाला एक्रिलिक होता तो ये कृत्रिम रेशा था, लेकिन यहाँ पर एक ही मात्रा है, बड़ी ये है, तो यह गलत है। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कपास का बहुलक है सेलुलोज, रेयान, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आपको जवाब देना है। तो आई होप आपने जवाब दे दिया होगा। कपास का बहुलक है सेलुलोज। कपास का बहुलक सेलुलोज है। सेलुलोज का मतलब है एक प्राकृतिक बहुलक है और वनस्पतियों की कोशिकाओं भित्तियों का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक में सेलुलोज बहुत मात्रा में पाया जाता है। कपास और लकड़ी का सेलुलोज जो होता है वो मुख्य स्रोत है। कपास लगभग शुद्ध सेलुलोज होता है। जो कपास होता है वो शुद्ध सेलुलोज के रूप में होता है। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आहारी रेशे किसे कहते हैं या कहा जाता है? तो कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो आहारी रेशे होते हैं, ये होते हैं सी नंबर, रुक्षांश भी कहा जाता है। आहारी को कहा जाता है। इसका मतलब है कि आहारी भोजन जो बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से आपके खाना को पचाएं, आहार को पचाने में मदद करते हैं। उन्हें रुक्षांश भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? यहाँ पूछा गया है प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक कॉटन, सिल्क, जूट और एक्रिलिक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? पूछा गया है प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा देखिए, कॉटन प्राकृतिक रेशा है, सिल्क भी प्राकृतिक रेशा है, जूट भी है। यहाँ एक्रिलिक नहीं है, ये है कृत्रिम रेशा। ये है कृत्रिम रेशा। तो आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अंगारों एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। खरगोश से प्राप्त नहीं होती है। ऊंट की ऊन कॉर्पोरेट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, नहीं। तो यहाँ सी और ए आपके आंसर सही होंगे। तो डी नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा दृष्टि से देख लेते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे कपास, रुई, पटसन। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे ऊन और रेशम। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को कहते हैं जातों रेशे।
जांतौ रेशे, प्रमुख जांतौ रेशे, ऊन रेशम। रेशम है एक प्राकृतिक रेशा। रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट के कोकून से। रेशम कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम फाइबर बने होते हैं प्रोटीन से। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, कहलाती है कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट। रेशम कीट पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर। तो क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है कैलोट्रिप्स प्रोसेरा कैलेक्टस से, रीसेंस कम्युनिस कैलेक्टस से, नेरियम इंडिकम कैलेक्टस से, हेविया ब्राजीलियंस कैलेक्टस से। तो इसका आंसर होगा जो डी नंबर, ये एक पौधा है वो जो लेक्टस से रबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं? कली से, तना से, बीज से, फूल से। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये राजस्थान PSC TGT बायोलॉजी 2015 में आया है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, बीज। नेक्स्ट देखते हैं। टोसा जूट प्राप्त होती है कोरकरस कैप्रुलियस से, कोरकरस एल्टिटोरिस से, कोरकरस इरोडेरियस से, उपरोक्त में से किसी भी नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? कार्कोरेस कैप्सुलरिस, ग्रेविलिया गैल्बरा, बेरिया एम्ब्लोनिना, ग्रेविलिया टेनेक्स। ग्रेविलिया टेनेक्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप आंसर को बता सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ए नंबर, कार्कोरेस कैपुलेरियस, कार्कोकेरेस कॉर्पुलियस। नेक्स्ट देखते हैं। बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं गोस्पियम से, कोकस से, कॉर्कोरेस से, एगेव से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आइयो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ सी नंबर, कॉर्कोरेस। कॉर्कोरेस से बास्ट जो रेशा है, बास्ट फाइबर द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। जूट एक ब्लास्ट रेशा है। जूट जो होता है वो एक ब्लास्ट रेशा है जो द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बोरे और रस्सों, थैले आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सिल्क विज्ञान को कहते हैं एरिकल्चर, सेरिकल्चर या पीसीकल्चर या कॉलोनी कल्चर। तो आप 4 ऑप्शन है, आपका एक आंसर होगा और आपने आंसर दे दिया होगा सेरिकल्चर। बहुत सरल है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, किसमें होता है? फेरिटीन, राइबाइन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन।
प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, पेरिटीन, फाइब्राइन, एब्लोमीन, ग्लोब्यूलिन। तो इसका आंसर आपका कौन सा है? तो इसका आंसर है फाइब्राइन। तो आपका आंसर है फाइब्राइन। कच्चे रेशम में जो प्रोटीन होता है वो फाइब्राइन नामक प्रोटीन होता है। रेशम अपनी अनोखी चमक के लिए, जो रेशम होता है वो अपनी अनोखी चमक, सुंदरता, आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के सभी वस्त्रों को रानी कहा जाता है। रेशम के जो सभी वस्त्र होते हैं वो वस्त्रों की रानी कहा जाता है। रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े मुख्य ग्रंथियां 2 छिद्र से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। जो सेरेसीन एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद है और फ्राइबीन, तो ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा प्रयोग की जाती है? तो आंसर आपका क्या होगा? जी हाँ, वेटिंग। आपका आंसर वेटिंग है। वेटिंग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वेटिंग एक रेशे, सिल्क के रेशे प्रकृति के रूप में अत्यंत हल्के होते हैं। जो वेटिंग होता है ये अत्यंत हल्के होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। रेशमी कपड़ों को पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है, तो किस तरह से छुड़ाएंगे हम? तो 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अवशोषक विधि से, घोलक विधि से, रासायनिक विधि से, इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन आया था और इसका आंसर होगा अवशोषक विधि। जो चिकनाई वाले होते हैं, जो रेशमी कपड़ों पर अगर आप चिकनाई कुछ गिर जाए तो उनको आप कैसे छुड़ाया जा सकता है? तो आप घरेलू उपाय से हम लोग देखते हैं कि उस पर घरेलू पाउडर डाल देते हैं और वो अवशोषक का काम करता है, उसकी चिकनाई खत्म कर देता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था क्या होती है? ऑप्शन है प्यूपा, लार्वा, कोकून और कीड़ा। तो सबसे निष्क्रिय अवस्था होती है वो होती है सी नंबर, कोकून। रेशम के कीड़े सबसे निष्क्रिय अवस्था में कोकून अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम अथवा रेयान से निर्मित जीना वस्त्र। रेशम अथवा रेयान से निर्मित जीना वस्त्र, रेशम, शिफॉन, टेम्पलेट, चिनोन। तो आंसर आपका क्या होगा? शिफॉन। नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है? तो ये है रेशम, सबसे हल्का रेशम। रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कोकून के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। सभी को पता है कि सेरीकल्चर में रेशम कीट के जीवन चक्र की सभी चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो चारों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो हम आपको बताते हैं कि जो पहली होती है वो होती है अंडा, दूसरी होती है लार्वा और तीसरी होती है प्यूपा और चौथी होती है कीड़ा। जी देख सकते हैं, यह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह है, उसको क्या कहते हैं? थ्रोइंग, रीलिंग, वीविंग, रीयरिंग। तो आपका आंसर बताइए जल्दी से। जी थ्रोइंग। हम इस विधि को थ्रोइंग विधि कहते हैं। इसमें पानी को डालकर गर्म करके उसमें से धागा निकाला जाता है।
देख सकते हैं। ऊन की माट की विशेषता को कहा जाता है शेयरिंग, प्लेटिंग, कोहोसिवेनेस, क्रिम्प। तो आप इसको क्या कहेंगे? आंसर आप दीजिए अपना। जी, इसको हम प्लेटिंग कहेंगे। प्लेटिंग ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी तो जो एवं दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं, वह फ्लेटिंग के रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में फ्लेटिंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम फ्लेटिंग कहते हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं। रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, एक या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जी, प्राकृतिक रेशा। जो रेशम है ये प्राकृतिक रेशा है। आंसर आपका ए नंबर। देख सकते हैं। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। नम वेट कताई, झोंका ब्लो कताई, शुष्क ड्राई कताई, गलन मेल्ट कताई। ये DSSB PGT 2018 में आ चुका है। इसका आंसर आप देंगे जी, डी नंबर, गलन मेल्ट कताई। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? लिनन, रेयान, डेक्रॉन, नायलॉन। तो इसमें पुनः निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। रेयान। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? नायलॉन, रेयान, फ्लैक्स, एक्रेलिक। तो आंसर आपका 23 का आंसर नंबर आपका क्या होगा? बताइए। जी हाँ, नायलॉन होगा। सबसे मजबूत और सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन होता है। इसका मुकाबला कोई प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है नायलॉन का। जी सर, आंसर इसका ए नंबर होगा। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? तो ये सूती, रेयान, आरंगेजा, आरगेड़ी। जी, आंसर बी नंबर, रेयान। नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीअमाइड रेशे हैं तो कौन से हैं? देखिए, पॉलिस्टर रेशे, एक्रेलिक रेशे, नायलॉन रेशे, पॉलीएथिलीन रेशे। आंसर क्या होगा आपका? जी, सी नंबर, नायलॉन रेशे। नेक्स्ट देखते हैं। रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि है। विसाक्स विधि, नाइट्रो विधि, क्यूपरा विधि, एसीटेट विधि। तो आपका आंसर क्या होगा? विकास विधि। देख सकते हैं। एस्बेस्टस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जांतव तंतु, वनस्पति तंतु, खनिज तंतु। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप। जी, डी, खनिज तंतु। एस्बेस्टस के तंतु खनिज तंतु होते हैं। ये तंतु ताप चालक होते हैं तथा इनसे अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। एस्बेस्टस के तंतु बारीक, कोमल, लंबे तथा उज्ज्वल होते हैं। देख सकते हैं। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? रेशम, नायलॉन, रेयान, कैपॉक। आपका आंसर 28 का आंसर क्या होगा? सी, रेयान। नेक्स्ट देखते हैं। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, वह प्लायबल है। वह है सीसा, सोना, एस्बेस्टस, डेक्रॉन। तो 29 का आंसर आप बताइए। जी, ये एस्बेस्टस होगा, सी नंबर होगा इसका आंसर। एस्बेस्टस एक ऐसा रेशा है जिससे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है और ना किसी अम्ल के प्रभाव पर भी ये मतलब नहीं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
देख सकते हैं पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटाक्रोसिल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जी, मेटाक्रियोसोल आंसर होगा इसका, मेटाक्रियोसोल। देख सकते हैं कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, शहतूत की साल। 31 का आंसर दीजिए, 31 का आंसर दीजिए आप। नायलॉन के कपड़े आंसर आपका होगा, नायलॉन के कपड़े जी। देख सकते हैं 32 नंबर, निम्न में से कौन परावर्तित सेलुलोजिक रेशा है? तो परावर्तित सेलुलोज रेशा है एसीटेट, एक्राइलिक, रेयान, नायलॉन। 32 का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए आप। जी हाँ, रेयान, आंसर रेयान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है प्रयोग? ऊन एवं रेशम, रेशम व कपास, जूट व मिलन, कपास व बांस। 33 का आंसर दीजिएगा जल्दी जी, कपास व बांस। नेक्स्ट देखते हैं एबेस्टस है सेलुलोजिक तंतु, मिनरल तंतु, संश्लेषित तंतु, प्रोटीन तंतु। 34 का जवाब दीजिए जल्दी, 34 का जवाब दीजिए जी, मिनरल तंतु आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? सिल्क, ऊन, सूती, नायलॉन। तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा है? 35, जल्दी सोचिए और आंसर दीजिए जी, नायलॉन। 8 नायलॉन डी नंबर होगा। नायलॉन के तंतु किसी प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं तथा इनके द्वारा नमी सोखने का प्रश्न नहीं उठता है। इन तंतुओं में अवशोषण क्षमता नहीं होती है। इस गुण के कारण नायलॉन के वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं। तो नायलॉन के बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? लाइसिल, स्पेंडेक्स, नोमैक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 36 का आंसर दीजिए आप जल्दी से, 36 का आंसर दीजिए आप जल्दी से जी, स्पेंडेक्स आंसर आएगा आपका, जो ये प्रतिरोधी वस्त्र है, अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं अब भी नंबर देखते हैं हम, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया जी, प्रोसेसिंग फ्रॉम फाइबर्स टू गारमेंट्स। गारमेंट्स है तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना। सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना, सीधा करना। ये DSSB PGT 2018 में आ चुका है। तो 37 का आंसर दीजिए आप जी, सी नंबर, सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा क्या है? स्टार्च करना एवं कड़क करना, प्लेटिंग एवं नेपिंग करना, सिकुड़न, अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, झालन और विरंजक। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा जी, सिकुड़न, अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। कपड़े में तंतुकांश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि, उपरोक्त सभी। तो साहब इसमें सारे सही है। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्रॉम प्रेस, टनल, बक प्रेस, डाई प्रेस। तो 40 का आंसर दीजिए आप जी, टनल का प्रयोग परिसज्जा माध्यमों में वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने का उपयोग किया जाता है। परिसज्जा माध्यमों से होता है ये टनल, आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं
कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है? तो यहाँ होगा गिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइविंग। ये डिशेस भी टीजीटी 2014 में आ चुका है। तो 41 का आंसर आप बताएं। तो ये होगा गिनिंग, इसका आंसर ए नंबर होगा। और ये सूत के बीज से अलग करने की प्रक्रिया गेनिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। धागे, रेसे, वस्त्र, बुनाई। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो 42 का आंसर बताइए आप सर। जी, बुनाई। इंटरलॉकिंग धागे के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली व डिजाइन के अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत प्रचलित है एवं पुरानी कला के अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई की ही द्वारा होता था। तो आंसर आपका बुनाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है? यह लचकदार की बात की है तो ऑप्शन है नियोप्रीन, स्पेंडेक्स, इलास्टेन, विस्कोस। तो 43 का आंसर आप दीजिएगा। जी, विस्कोस तंतु लचकदार नहीं है। नियोप्रीन रबड़ का एक समरूप है जिसे आसानी से मोड़ा और खींचा जा सकता है। स्पेंडेक्स और आइसोलाइस्टेन अपनी इलास्टिसिटी की वजह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्वेलेंटिंग और कढ़ाई के मशीनों में प्रयोग होता है? तो कोकून, स्पूल, कॉन, वाइकॉन। तो 44 का आंसर साफ दीजिए। जी, कोकून आंसर होगा ए नंबर, कोकून। ये कोकून धागों के बंडल के केंद्र रहित होते हैं और ये क्वेंटलिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर इसका कोकून होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कपड़े के सेल्वेडेज किनारा वस्त्र की है। चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। वस्त्र की डिजाइन अनुसार लाइन में होना चाहिए। इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आंसर 45 का आंसर बताइए। जी, बी नंबर, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? वेजिटेबल रेसे, जंतु निर्मित रेसे, रीजनरेटेड रेसे, सिंथेटिक रेसे। तो 46 नंबर का आंसर आप लीजिए। तो ये होगा सिंथेटिक रेसे, डी नंबर। सिंथेटिक रेसे होते हैं जैसे नायलॉन, ड्रेकॉन, पॉलिएस्टर, क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, डर्नल बैरल आदि रेसे हैं जो में फफूंदी कम असर पड़ता है, फफूंदी का कम असर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशता पाई जाती है मानव निर्मित रेशों में, कपास व लेनिन में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टोमेरिक रेशों में। तो जी, इसका आंसर आप बताइए। 47 का आंसर आप बताइए। जी, प्रोटीन रेशों में। नेक्स्ट देखते हैं। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। टफ्टेड कपड़ा, लेमिनेटेड कपड़ा, ब्रेडेड कपड़ा, फ्लैट कपड़ा। तो 48 का आंसर क्या होगा? जी, फ्लैट कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है क्या कहलाती है? डेकेडाइजिंग, सीजिंग, टेंडरिंग, कार्बोनाइजिंग। तो 49 का आंसर दीजिए। जी, टेंडरिंग आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। आरनाल के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है? तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं। विनाइल क्लोराइड, टेरापैथेलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्राइल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो 50 का आंसर क्या होगा? जी, सी नंबर आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं।
करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं सैडिंग, पिकिंग, बुनना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए 51 का। जी, सैडिंग। सैडिंग बुनाई की क्रिया को हार्नेस ताने के उस धागे को ऊपर उठाता है जिनके नीचे से वस्त्र को गुजरना ताने के धागों को उठाने से एक सेप बन जाता है। इसमें से बाने को धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ डाला जाता है। तो आंसर आपका ये होगा, सैडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ताना, बाना, कथा, उत्सूत्र। 52 का आंसर बताइए। इसका होगा ताना। ताना बाना से वस्त्रों की ही बुनाई होता है। सभी प्रकार के वस्त्रों को दोनों और आधा इंच पौने इंच किनारी रहती है। ये किनारी वस्त्र के समस्त जमीन से कुछ अलग ही प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है कैफरिंग, सेनफोराइजिंग, टेंडरिंग और सेरेइंग। तो 53 का आंसर दीजिए साहब, टेंडरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? बुनाई, कताई, कार्डिंग, कॉम्बिंग। तो 54 का आंसर दीजिए। जी, बुनाई। कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेनिम बनाने में उपयोग आती है सादी बुनाई, साइटिन बुनाई, ट्वेल बुनाई, साटिन बुनाई। तो 55 का आंसर दीजिए। जी, सी नंबर, 12 बुनाई। नेक्स्ट देखते हैं, 12 बुनाई रेशे के उदाहरण हैं मलमल, स्पोर्ट्स कोट, चादर, खाकी। पीजीटी 2019 में आया है। 56 का आंसर दीजिए। जी, खाकी। खाकी 12 बुनाई रेशे का उदाहरण है। 12 बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियां देती हैं। इसे बुनाई में बोने का धागा ताने की कई धागों के ऊपर निकालकर ताने के किसी एक धागे को नीचे निकालता है, फिर उतने ही धागों को पार कर पुनः एक में फंसाता हुआ निकल जाता है। यही होता है 12 बुनाई रेशे का उदाहरण। देख सकता है, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तो मैंने अभी बात की है, तो वो आंसर होगा 12। नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने के क्रमवार लिखिए। तो इसका क्रम बताना है आपको। तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, सीधा करना। सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना। तो 58 का आंसर बताइए। जी, बी। देखिए, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े का तैयार करने का क्रमवार लिखिए। देखिए, बाद में हम इस्त्री करते हैं, तो आपके ऑप्शन में जिसमें बाद में इस्त्री करना होगा उसी को हम कहेंगे। तो सिकुड़ना, पहले उसको हम मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, फिर उसकी ब्लॉकिंग करेंगे, इसके बाद फिर इस्त्री कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? तो 59 का देख लेते हैं, स्वीवल बुनाई, डाबी बुनाई, डबल बुनाई, प्लेन बुनाई। तो 59 का आंसर होगा डबल बुनाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? साधारण बुनावट, बॉक्सेट बुनावट, ट्रिल बुनावट, पाइल बुनावट। तो 60 का आंसर दीजिए। जी हाँ, साधारण बुनावट बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, हैरिंगिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है? रिब बुनाई, ट्यूबल बुनाई, साइटिन बुनाई, डोबी बुनाई। तो 61 का आंसर दीजिए सर। जी, तो इसका होगा आंसर साइटिन बुनाई। नेक्स्ट देखते हैं, टोकटा निम्न का उदाहरण है। मार्टिन बुनाई का वस्त्र, साटिन बुनाई का वस्त्र, ट्विल बुनाई का वस्त्र, माटी बुनाई का वस्त्र। तो 62 का आंसर दीजिए। जी, साटिन बुनाई का वस्त्र, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है?
टक सिम, साल्ट सिम, साधारण सिम, सॉरी फ्रेंच सिम। तो 63 का आंसर बताइए डी, साधारण सिम। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम देते रहेंगे, आप बस मेरा साथ देते रहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, करघे में रीढ़ का क्या कार्य है? लपेटना व छोड़ना, ठोकना, चाय बनाना, भराई। 64 का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब, ठोकना। नेक्स्ट, कार्बोनाइजिंग है ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोविंग प्रोसेस, रेटिंग प्रोसेस। ये यूपीएलटी तो 29 जुलाई 2018 को आ चुका है। तो 65 का जवाब दीजिए आप। जी फिनिशिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, मायरिंग निर्मित होती है रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, ऊष्मा एवं दाब द्वारा, कर्म रोलर्स द्वारा, रसायनों द्वारा। टीजीटी 2013 में। तो 66 का आंसर दीजिए। जी गर्म रोलर्स द्वारा, आंसर होगा गर्म रोलर्स द्वारा। वस्त्रों को सतह पर पानी की धारियों की समान लहरें उत्पन्न की जाती हैं। इसे 3 रोलर वाली मशीन का प्रयोग किया करते हैं और जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सबसे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चलता रहता है, जैसे गर्म रोलर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिना सुकड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सीजिंग के द्वारा, कलरिंग के द्वारा, टेंडरिंग के द्वारा, सेफोराइजिंग के द्वारा। पीजीटी 2013 में आंसर आया है, क्वेश्चन आया है। इसका आंसर आप दीजिए। 67 का आंसर दीजिए। जी सेफोराइजिंग के द्वारा, आंसर आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा, स्थायी परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा, फ्लेम रिटार्डेंट परिसज्जा। तो सारे क्वेश्चन लिखित एग्जामों में आए हुए हैं और हम इन्हीं पर बात कर रहे हैं। तो आपको इसका आंसर दीजिए। 69 का आंसर दीजिए आप। 69 का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही, यांत्रिक परिसज्जा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेपिंग क्या है? क्रेपिंग बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है, इनमें से कोई नहीं है। टीजीटी 2010 में आया है क्वेश्चन। तो 70 का आंसर दीजिए। जी परिसज्जा है, ये एक प्रकार की परिसज्जा है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फैलने वाले रंग, एसीटेट रंग, पिगमेंट रंग, रेसिस्ट रंग, एजोइक रंग। जीआईसी 2017 में आया हुआ है। 71 का आंसर, फैलने वाले रंग कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बताइए। जी ए एसीटेट रंग। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है बाटिक में, ठप्पा छपाई में, स्किन छपाई में, बंदेज में। टीजीटी राजस्थान में आया है, आंसर बताइए 72 का। ए बाटिक में है इसका आंसर। जी ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एलिजरीन, फिटकरी, माइरोबेलम, हल्दी। तो आंसर दीजिए 73 का आंसर दीजिए। जी हल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रंजक अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के, मॉर्डेंट से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं, कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध है। तो 74 का आंसर बताइए। जी ये अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर रंजक हैं जल घुलनशील रंजक, इनग्रेन रंजक, जल अघुलनशील रंजक, वर्धक रंजक। 75 का आंसर दीजिए। जी साहब बिल्कुल सही आपका जल अघुलनशील रंजक। नेक्स्ट देखते हैं, गंधक डाई मुख्यतः इनमें से प्रयुक्त होती है? रेशम, स्टोन एवं अम्लवास, वायु ऑक्सीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 76 का आंसर दीजिए।
जी बिल्कुल सही, वायु ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। रेशा, वस्त्र, तंतु, तैयार कपड़ा। 77 का आंसर बताइए, तंतु। तंतु रंजक या डाई रंगों का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनसे ताप रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। यूनियन रंगाई तंतु को रंगने की विधि है। तो आंसर नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे अम्लीय रंजक, आयोजक रंजक, सल्फर रंजक, वेट रंजक। 78 का आंसर दीजिए, जी सल्फर रंजक। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।